टीटी में पोषक तत्व से हर साल सवाल पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती भी इसी टॉपिक में होती है। अगर आज की क्लास आपने ध्यान से देख ली, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और हम सीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने साइंस विषय को चुना है और उसकी आज पहली क्लास है। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को 3-4 दिन तक खाना न मिले तो क्या होगा? उसकी ताकत कम होने लगेगी, शरीर कमजोर होने लगेगा और धीरे धीरे शरीर ठीक से काम करना बंद कर देगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा और पोषण चाहिए। यही पोषण हमें भोजन से मिलता है और भोजन में मौजूद जो तत्व हमें ऊर्जा, विकास और सुरक्षा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारी ये परिभाषा कहती है कि वे तत्व जिनका सेवन करने पर शरीर को ऊर्जा मिले और शरीर का संतुलित विकास हो, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए भी जरूरी है। महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है 7। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश। से देखिए, इन 7 पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य घटक और अन्य घटक। पहला भाग है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन्हें मुख्य घटक में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको मुख्य घटक में बांटा गया है क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा भाग है विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशा। ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की अलग अलग क्रियाओं को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। आज सबकी क्लास में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, सुबह उठकर आपने क्या खाया? रोटी, पराठा, ब्रेड या चावल? इन सभी में एक चीज कॉमन है, इनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट शब्द को दो भागों से बना है। पहला है कार्बो यानी कार्बन और दूसरा है हाइड्रेट यानी वाटर। इसलिए पुराने समय में इसे कार्बन का हाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट कहते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है CHO। अब इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं, यानी CH2N, फिर कोष्टक से बाहर एक N लगता है यानी CnH2n और ON। अब इसका अनुपात हम देखें तो इसका अनुपात है 1:2:1 और इसके 1 ग्राम में हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लगभग 60 से 70% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट है तो आपका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है वसा यानी फैट। 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ही लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो क्या हमें सिर्फ घी खाना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि शरीर को केवल ऊर्जा नहीं बल्कि संतुलित पोषण चाहिए। इसलिए सातों पोषक तत्व जरूरी हैं। पता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों ने इन्हें उनकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है और यहीं से एग्जाम के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसकी वैज्ञानिक परिभाषा हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। अब आपको यह रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और कार्बोनिल ग्रुप्स। बस इतना याद रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड सबके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो नाम को ही समझिए। मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी मोनोसेकेराइड का अर्थ है एक शुगर यूनिट। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा और सबसे सरल रूप होता है। अब इसे चीनी के टुकड़े की तरह है, यानी कि ये चीनी के टुकड़े की तरह है। इसे एक सिंगल शुगर यूनिट समझिए। जब एक ही शुगर यूनिट होगी तो इसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये मोनोसेकेराइड जल में विलय होता है और स्वाद में मीठी होती है और ये एक साधारण शर्करा होती है। अब इसकी भी कुछ शर्कराएं पाई जाती हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्कराएं हैं। तो इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कोई अभिषेक
नाम का कोई लड़का है, वो इतना साधारण है कि अपनी जीएफ को भी जी लगा के बुलाता है। यानी कि वो इतना साधारण है कि अपनी जीएफ को भी जी लगा के बुलाता है। पहले जी से आप ग्लूकोज और दूसरे यानी कि पहले जी से आप ग्लूकोज, एफ से आप फ्रक्टोज और दूसरे जी से गैलेक्टोज याद रख सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको आसानी से याद रहेगी और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। अब हम इसकी आगे हम बढ़ते हैं, तो हम अब मोनोसेकेराइड के ये उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्लूकोज। इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये अंगूर में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे खून में मौजूद मुख्य शर्करा ग्लूकोज ही होती है, और जब डॉक्टर ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो वास्तव में ग्लूकोज की मात्रा ही मापी जाती है। अगर सवाल पूछता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर बढ़ जाए तो इसका मतलब उसकी किस शर्करा की मात्रा बढ़ी है? इसका जवाब है ग्लूकोज। अब दूसरा उदाहरण है फ्रक्टोज। नाम याद रखने की ट्रिक देखिए। फ्रूट से हो गया फ्रक्टोज, यानी कि यह फलों में पाया जाता है। यह शहद में भी पाया जाता है और यह पुरुषों के वीर्य में पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्रक्टोज। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं गैलेक्टोज। ये अकेले कम पाया जाता है और यह दूध में मिलने वाली लैक्टोज का एक भाग है। यानी अब आगे हम चलते हैं ओलिगोसेकेराइड पे। इसे ऐसे समझिए कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यानी शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर 2 से 10 शुगर यूनिट्स हैं तो ओलिगोसेकेराइड होगा। यही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। इनकी एक विशेषता यह भी है कि ये पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। यानी कि ये पानी में सीधे सीधे घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइसेकेराइड। इसके नाम से ही समझिए कि डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। यानी कि दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे दो लेगो ब्लॉक्स जोड़कर एक बड़ा ब्लॉक्स बन जाता है, उसी तरह दो सिंपल शुगर्स मिलकर एक डाइसेकेराइड बनते हैं। अब इसे एक ट्रिक से याद रखिए कि अभिषेक के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अभिषेक नाम का कोई लड़का है जिसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और वो अपने भाई से पूछता है कि मेरी डाई कहाँ है, मतलब कि उसे अपने बाल कलर करने हैं। तब वो पूछ रहा है कि वो डाई कहाँ है, तो उसका भाई बोलता है मुझे नहीं पता, मासू ले। यानी वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलता है कि मासू ले, यानी माँ से ले ले। तो हम मासू ले हमारी ट्रिक है जिससे हम इसे याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी शुगर्स हैं। हम माँ से याद सकते हैं माल्टेज, सू से याद सकते हैं सुक्रोज और ले से याद रख सकते हैं लैक्टोज। अब माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये भी शर्कराएं आगे मतलब कि दो शर्कराओं से मिलकर बनी होती हैं क्योंकि इसका नाम ही डाई है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में ग्लूकोज तो कॉमन है क्योंकि ये सभी में बनेगी, और अगर एक और ग्लूकोज जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है माल्टोज। और अगर सुक्रोज में हम सुक्रोज के क्रो से याद रखिए फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाती हैं। अब लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ा था कि गैलेक्टोज वहाँ आई थी, जी में लास्ट वाली जी में गैलेक्टोज आई थी। तो हमने पढ़ा था कि ये एक लैक्टोज का ही भाग होती है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज की अलग से बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ी महत्वपूर्ण शर्करा है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही शुगर है जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, चाय कॉफ़ी में बनाने में और हमारे किचन में जो यूज़ होती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो समझ जाइए कि बात सुक्रोज की हो रही है। जैसे सामान्य शुगर, टेबल शुगर, किचन शुगर, व्यापारिक शुगर, कैन शुगर या प्रतीक शुगर, मतलब ये सभी नाम सुक्रोज के ही हैं। अब नीचे आर्टिफिशियल शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए हैं। ये प्राकृतिक चीनी नहीं होते हैं लेकिन स्वाद में बहुत मीठे होते हैं। इनका उपयोग शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और डाइट फूड्स में किया जाता है। यानी कि हम इसकी तुलना इससे करते हैं सुक्रोज से। तो जो पहला ये स्वीटनर है एलिटैम, ये इतना मीठा होता है कि सुक्रोज से भी 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। दूसरा स्वीटनर है सुक्रालोज, ये शुगर से यानी सुक्रोज से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और तीसरा है ये सेकेरिन, जो कि 550 गुना सुक्रोज से मीठा होता है। और चौथा है एस्पार्टेम, जो कि लगभग 200 गुना सुक्रोज से मीठा होता है। अभी तक हमने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को तो समझ लिया। अब एक सवाल है, अगर दो शुगर यूनिट्स मिलकर डाइसेकेराइड बनाती हैं तो तीन शुगर यूनिट्स मिलकर क्या बनाएगी, और अगर 10 से भी ज़्यादा शुगर यूनिट्स जुड़ जाएं तो क्या बनेगा। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइसेकेराइड। नाम से ही समझिए कि ट्राई
ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 मोनोसेकेराइड यानी 3 सिंपल शुगर यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, उन्हें ट्राइसेकेराइड कहते हैं। यहाँ देखिए कि 3 अलग-अलग मोनोसेकेराइड यानी 3 अलग-अलग शुगर यूनिट्स से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइसेकेराइड पड़ा है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है रेफिनोज, यानी कि आरएसएसबी और आरपीएससी के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है कि इसका उदाहरण क्या है। तो इसका नाम रेफिनोज है, और रेफिनोज नाम ही आप याद रखना। और रेफिनोज ये मुख्य रूप से दाल, ब्रोकली, पत्ता गोभी और चुकंदर जैसी सब्जियों में पाया जाता है, यानी कि ये मुख्यतः ये दाल, पत्ता गोभी, चुकंदर इनमें पाया जाता है। अब ध्यान से देखिए कि रेफिनोज किन 3 शुगर से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी कि जो मोनोसेकेराइड में हमने जो शुगर्स पढ़ी थी, शर्कराएं पढ़ी थी, यानी कि GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उनसे मिलकर ही ये रेफिनोज बनता है। अब आते हैं हम सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पर, वो है पॉलीसेकेराइड। अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी जब 10 या उससे अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना काफ़ी बड़ी और जटिल होती है। अब पॉलीसेकेराइड मतलब कि अब इसकी विशेषता समझते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। पहली इसकी विशेषता है कि पॉलीसेकेराइड सामान्यतः मीठे नहीं होते, इसलिए चावल, गेहूं या आलू खाने पर आपको चीनी जैसे मिठास महसूस नहीं होती। दूसरा, ये पानी में कभी नहीं घुलते या बहुत कम घुलते हैं, इसलिए ये मोनोसेकेराइड की तरह तुरंत पानी में नहीं घुल जाते। तीसरा पॉइंट है, इनका मोलिकुलर वेट यानी आणविक भार बहुत अधिक होता है क्योंकि इनमें बहुत सारी शुगर यूनिट्स जुड़ी होती हैं। चौथा पॉइंट है, इनका मुख्य कार्य शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना और संरचनात्मक कार्य करना होता है, यानी जरूरत पड़ने पर शरीर इन्हें एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पर, स्टार्च पर, यानी कि इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण स्टार्च। याद रखिए, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं, इसलिए इसे प्लांट स्टोरेज फूड भी कहा जाता है। स्टार्च हमें चावल, आलू, मक्का और गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, इसलिए ये हमारे भोजन में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि सबसे बड़ा सोर्स है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे ही हम रोटी या चावल खाना शुरू करते हैं तो स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारी लार यानी सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, यानी एंजाइम जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और बाद में माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। बस एग्जाम में सीक्वेंस में याद रखिए, स्टार्च से बनता है माल्टोज और माल्टोज से बनता है ग्लूकोज। ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। हमने पॉलीसेकेराइड और उसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण स्टार्च को समझा, लेकिन क्या सिर्फ स्टार्च ही पॉलीसेकेराइड होता है? बिल्कुल नहीं। अब हम पॉलीसेकेराइड के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोजन की। अगर मैं आपसे पूछूं कि पौधे अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं तो जवाब होगा स्टार्च, लेकिन जानवर अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं तो उसका उत्तर है ग्लाइकोजन। इसी कारण ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब सवाल आता है कि ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ जमा रहता है? तो ये मुख्य रूप से 2 जगह स्टोर होता है। पहला लीवर यानी यकृत, और दूसरा है मसल्स यानी मांसपेशियों में। जब शरीर को अचानक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनता है और हमें तुरंत ऊर्जा देता है। याद रखिए, प्लांट स्टोरेज फूड होता है स्टार्च में, यानी प्लांट स्टोरेज फूड इक्वल टू स्टार्च और एनिमल स्टोरेज फूड इक्वल टू ग्लाइकोजन। अब अगला उदाहरण है सेल्यूलोज। यह भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसका काम ऊर्जा जमा करना नहीं बल्कि पौधों को मजबूती देना है। सेल्यूलोज पौधों की सेल वाल का मुख्य घटक होता है, यानी जिस तरह हमारे घर की दीवार घर को सहारा देती है, उसी तरह सेल्यूलोज पौधों की कोशिका को मजबूती देता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज ही है, यानी कि कॉटन में लगभग 90% सेलुलोज पाया जाता है, इसीलिए कपास इतना मजबूत और रेशेदार होता है। सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज है। अब तीसरा उदाहरण है काइटिन। इसका नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखिए, पौधों की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कवक यानी फंजाई की सेल वाल काइटिन की बनी होती है। बस इतना अंतर याद रखिए कि प्लांट जो होता है वो प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई की बनी होती है काइटिन की। अब यहाँ हैपेरिन भी दिया हुआ है,
यानी कि हेपेरिन के बारे में हम पढ़ते हैं, एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है, यानी कि ये हमारे खून को जमने नहीं देता है। आपने देखा होगा जब भी हमें चोट लगती है तो वहाँ पे खून का थक्का जमने लगता है। वो इसलिए जमने लगता है क्योंकि जो खून में हेपेरिन उपस्थित होता है वो मरने लगता है। अगर हमारे खून में हेपेरिन नहीं होता तो हमारा खून जमने लगता और ये खून को जमने नहीं देता। अब अगला नाम है इनुलिन। ध्यान रखिए, इनुलिन वास्तव में फ्रुक्टोज का ही पॉलीमर यानी फ्रुक्टोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए इनुलिन किसका भूलक है तो उसका उत्तर होगा फ्रक्टोज। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात लिखी है। सामान्यतः फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है, इसलिए फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। लेकिन जब अंगूर पूरी तरह पक जाते हैं तो उनमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी कारण ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। अब आते हैं इस पेज के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या अंतर है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है तो वे शर्कराएं होती हैं जो कि फेलहेलिंग विलियन में रिड्यूसिंग शुगर्स वे शर्कराएं होती हैं जो फेलहेलिंग सॉरी रिड्यूसिंग शुगर वे शर्कराएं होती हैं जो कि फेलहेलिंग विलयन में रंग बदल देती हैं। यानी अगर टेस्ट ट्यूब में फेलहेलिंग विलयन और शुगर रिड्यूसिंग हुई तो उसका रंग बदल जाएगा। इसमें शामिल होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। मैंने आपको मोनोसेकेराइड में जो शर्कराएं बताई थी जीएफजी, वो इसके अंदर आएंगी। और जो डाइसेकेराइड के अंदर बताई थी ना मासूले, तो माल्टोज और लैक्टोज इसके अंदर आएंगी। और जो सुक्रोज है वो अनअपचयी शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।